हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स की टेस्ट सीरीज जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है फॉर कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी लोकेटेड यूजिंग। जो जलमग्न वस्तुओं का पता किससे लगाया जाता है? जो जलमग्न वस्तुएं होती हैं उनका पता कैसे लगाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है रडार, सोनार, क्वासार या फिर पल्सर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है सोनार। तो जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम पता सोनार की हेल्प से लगा सकते हैं। सोनार किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए जो कि जैसे वाटर का सरफेस है इसके अंदर जो भी डेप्थ में जो भी चीज़ें होंगी उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ। महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है, तो आपको बताना है कि जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ तीखी क्यों होती है। ऑप्शंस हमारे पास है कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, श्रिल वोकल्स या फिर मजबूत एपिग्लॉटिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो वुमेन्स हैं उनकी श्रिल वॉइस होती है उच्च आवृत्ति के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? जैसे ऐसी प्रक्रिया जब ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की ओर ट्रांसफ़र होंगे, अर्थ में ट्रांसफ़र होंगे, तो फिर उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? अर्थिंग, बिजली, दोलन गति या फिर इलेक्ट्रॉन गति। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है अर्थिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जब चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफर होगा तो उसको हम बोलेंगे अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल ऑफ। तो जो भूकंप की शक्ति को पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है भूकंप की शक्ति को? ऑप्शंस हमारे पास है भूकंपीय पैमाने, आयरन पैमाने, रिक्टर पैमाने या फिर बड़े पैमाने पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है रिक्टर पैमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउज अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय। जो ऑसिलोस्कोप एक उपकरण है, ये तो हमें बताया है क्वेश्चन में, जो हमें डैश द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, ध्वनि या फिर गामा किरणें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है ध्वनि। ठीक है, तो जो ऑसिलोस्कोप होता है वो हमें ध्वनि द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमें बताना है न्यूटन, जूल, एम्पियर या फिर वॉट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है एम्पियर। ओके, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शंस हमारे पास हैं विवर्तन, हस्तक्षेप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ध्रुवीकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये एक फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं आवाज, यांत्रिक, रासायनिक या फिर विद्युत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है विद्युत। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, किस में परिवर्तित करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है,
9th क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हमारे पास है प्रतिबिंब, अपवर्तन, विवर्तन या फिर कुल आंतरिक प्रतिबिंब। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो लाइट की कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे कोई सरफेस है मानो, ठीक है, और ये पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आई, इस सरफेस पे पड़ी और ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लाइट के रिफ्लेक्शन पे। 10th क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमिंसन, टिम बर्नर्स-ली, विलियम कर्नल या फिर जेम्स डेवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है जेम्स डेवर ने थर्मोस फ्लास्क का इन्वेंशन किया था। आप हमारा आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी आकलन ऐप से ले सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप। 11th क्वेश्चन है फ्रिक्शन is caused by the dash of the two surfaces in contact। घर्षण संपर्क में दो सतहों पर डैश के कारण होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं इरेगुलरिटीज, चिकनाई, घनत्व या फिर अंतराल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है इरेगुलरिटीज। ठीक है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। 12th क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। तो आपको वह तापमान बताना है जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, पिघलने बिंदु दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, वाष्पीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है, मतलब कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड पे। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। 13th क्वेश्चन है फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ डैश स्पीड। किसी वस्तु के लिए विराम अवस्था को डैश गति की अवस्था माना जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं बढ़ रहा है, घटना, इनवर्स या फिर शून्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है शून्य, दैट इज 0। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी वस्तु के लिए विराम अवस्था को शून्य गति की अवस्था माना जाता है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ रियल इमेज। तो आपको यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है कि वो कैसी होती है, उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है रिवर्स। तो जो रियल इमेज होती है ना वो कैसी होती है, रिवर्स होती है, उल्टी होती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, सीधा है, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट सीधा है, तो जो रियल इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी इसकी। ठीक है, ये देखो ये रिवर्स है और ये इरेक्ट है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द वर्चुअल सनसेट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो आपको डिफरेंस बताना है एक्चुअल सनसेट और वर्चुअल सनसेट। ठीक है, वर्चुअल जो हमें आभास हो रहा है कि हाँ सनसेट हो चुका है ना। ऑप्शंस हमारे पास है 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट या फिर 3 मिनट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है 2 मिनट। तो जो एक्चुअल सनसेट होता है, वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त होता है, उनके बीच में लगभग समय अंतर कितना होता है, 2 मिनट का है। ठीक है,
आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कलर ऑफ स्काई लुक लाइक व्हेन ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन एट हाई ऑल्टीट्यूड? जब आप अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश पर वायुयान से सफ़र करते हैं तो उस वक्त आसमान का रंग कैसा दिखता है? लाल, काला, पीला या फिर नीला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है काला। ठीक है। 17th क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल। तो आपको बताना है आई का वो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई पड़ती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो जो कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पे वो दिखता है? ऑप्शन हमारे पास है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर प्यूपिल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है रेटिना। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या फिर मीटर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है टेस्ला। अभी हमने एम्पियर के बारे में पढ़ा था। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एम्पियर है वो किसकी यूनिट है। ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूजुअली यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है इस्पात, नरम लोहे, पीतल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन का यूज होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स होते हैं यूजुअली कॉपर रैप्ड टाइटली अराउंड द लैमिनेटेड कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या क्या है? कॉइल्स होते हैं। ठीक है, जो कॉइल्स होते हैं और जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हमें बताई है, जैसे सॉफ्ट आयरन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है। 20th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? ऑप्शन हमारे पास हैं मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने या फिर एम्पियर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है फैराडे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किन्होंने डिस्कवर किया था? किन्होंने इसकी खोज करी थी? फैराडे ने करी थी। 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है यूरेनियम। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? अल्टीमेट सोर्स। ठीक है, आपको बताना है अल्टीमेट सोर्स किसका? एनर्जी का। ऑप्शंस हैं कोयला, परमाणु, जल या फिर सूर्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, ये सन को हम क्या मानते हैं? एक अल्टीमेट सोर्स मानते हैं एनर्जी का। 23 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा या फिर कोयला? करेक्ट आंसर है सूर्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे इसी भी बेस्ड था, बट क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 24th क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक सोलर सेल्स? तो सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिलिकॉन, एब्रक या फिर शीशा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है सिलिकॉन। ठीक है, सोलर सेल्स का उपयोग जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल्स को बनाने में? सिलिकॉन का। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज कुकिंग फ्यूल? तो इनमें से कौन सा कुकिंग फ्यूल की तरह यूज नहीं होता है? ठीक है, कुकिंग फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं होता है। ऑप्शन है एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी या फिर कोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
ठीक है, और इसका इस्तेमाल कुकिंग फ्यूल की तरह नहीं किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें एलपीजी, बायोगैस और कोयला की, तो ये एज ए कुकिंग फ्यूल यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।